यूएई वर्सेस नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 20 का मैच नंबर 3। जी हाँ, इस राउंड के आते आते, इस मैच के आते आते ये बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच ये हो जाएगा। और आप देखें तो कई लिहाज से ये बहुत क्रूशियल मैच है। जब अगर आपको हम ये कहें कि 2-3 टीमों के लिए ये बहुत क्रूशियल है। जी हाँ, सिर्फ यूएई नेपाल के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर यूएसए और थोड़ा बहुत इंडायरेक्टली नजर नामीबिया की भी इस मैच पे बनी जरूर रहेगी, जो भी उनके माइंड में मैच वगैरह चल रहे होंगे। बात को टॉप 3 की, लेकिन टॉप 3 को भी रहने दीजिए। हम फिलहाल ओडीआई स्टेटस सीरीज की यहाँ बात करें तो 3 टीमों की नजर यहाँ रहने वाली है। यूएई नेपाल की तो होगी क्योंकि वो मैच खेल रहे हैं, और साथ साथ में यूएसए की भी नजर यहाँ पर रहने वाली है। तो मैच बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। अगर आप देखें तो काफी कुछ ग्रैब करने के लिए पॉइंट्स वगैरह इस मैच में है। तो इस मैच में मैच प्रीव्यू की डिस्कशंस लेकर आपके सामने हाजिर है, और कहना होगा कि पिछले 5-10 मैच प्रीव्यू जो हमने किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा आप कहेंगे डिस्कशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मैच प्रीव्यू हो जाता है। तो उम्मीद आपसे यही करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एशियन क्रिकेट सारी अपडेट्स जो है वो डेली आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड लगातार कराता रहता है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चल रहा है तो हम चैलेंजर्स कप या अमेरिका सब क्वालीफायर को भूल गए हैं। वो सारे हमारे रडार में है। लगातार आप कम्युनिटी टैब चेक करिए, सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन तब जब आप डेली क्रिकेट को सब्सक्राइब करे हुए होंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत प्रचार कर लिया खुद के चैनल का। खैर, अब यहाँ बात करें तो सबसे पहले यार टॉस से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। यहाँ पर टॉस की अगर मैं बात करूं तो टॉस जीतकर पहले ऑब्वियस ही बात है कि चेस के लिए जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जरूर जरूर सही कहा आपने। जीतने के लिए जो पिच कह रही है, जो वहाँ का कंडीशन कह रहा है, उसे रेस्पेक्ट करिए और उसी के साथ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है यूएई चेस करते हुए मैच हार गया तो उसमें यूएई का दोष है, पिच का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप टॉस जीते और चेस करने के लिए जाए। अब यहाँ पर एक कंसर्न जरूर मैं आपको उठाना चाहूंगा दोनों टीमों को लेकर। यूएई के लिए डेफिनेटली, चाहे वो पहले बैटिंग कर रहे हो या फिर बॉलिंग कर रहे हो, उनके लिए स्ट्रगल दोनों ही तरफ से है। दोनों तरफ से देखने को मिला है। पिछले मैच में देखिए आप, उनके पास चेज आया तो उनके बैट्समैन चेज नहीं कर पाए। एक मैच में पहले बैटिंग आई तो बैटिंग में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि आपके जो मेन कोर प्लेयर्स है अगर वो चलेंगे ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो बैटिंग आ जाए बॉलिंग आ जाए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको हर कंडीशन में, चाहे आपकी बैटिंग आई हो या बॉलिंग आई हो, परफॉर्म तो आपको करना ही करना है। यानी बिना परफॉर्म करे टॉस जीत कर आप मैच जीत जाएंगे, ऐसा तो होने से रहा। लेकिन नेपाल के फैक्टर में आया यहाँ पर एक चीज जरूर निकल कर आई है। मैं एक आपके सामने एक चीज रखना चाहेगा। डेली क्रिकेट पहले बैटिंग, अभी अगर आप देखें लास्ट 4-5 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो पहले बैटिंग जब नेपाल ने की है तो यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैं चाहूंगा आप जरा नंबर्स जरूर बताएं कि अगर नेपाल की पहले बैटिंग आती है तो नेपाल की बैटिंग ने कितना स्ट्रगल किया है और रिजल्ट्स क्या कुछ निकल कर आए हैं। नहीं, जरूर देखिए, सुनिए। बिल्कुल, पहले बैटिंग करते हुए अगर पिछले 4 मैच को देखेंगे, नेपाल ने पहले बैटिंग की है 119, 137, 197 एंड 128। ये स्कोर उन्होंने लगाए हैं। एक बार भी 200 नहीं आया। ये कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और पूरे ओवर भी यहाँ नहीं खेले हैं, और साथ ही साथ आप कहेंगे चारों मैच हारे हैं। चारों मैच हारे हैं पहले बैटिंग करते हुए। पिछले 4 में से चारों मैचेस हारे हैं, जिसमें नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की। ध्यान से सुनिएगा, फिर बोलिएगा ऐसे नहीं कि लास्ट 4 मैच की बात कर रहे हैं। पहले बैटिंग की सुनने की आजकल प्रॉब्लम हो गई है कईयों को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिसमें नेपाल ने पहले बैटिंग की हो वो आखिरी 4 मैच में नेपाल चारों हारा है। बिल्कुल चारों हारा। और अगर आप इसको 5वें पे लेकर जाएंगे तो इससे, और एक मैच में 200 क्रॉस नहीं हुआ है। 200 क्रॉस हुआ था पहले बैटिंग करते हुए आखिरी बार जब यूएसए के खिलाफ मैच में नेपाल ने टाई खेला था। याद होगा आपको 274 रन थे जब जो मैच टाई हुआ था, वहां पर 200 पहुंचा। वो मैच भी टाई हुआ, टीम जीती नहीं। लेकिन वहां पर आप कह सकते हैं चलिए पहले बैटिंग करते हुए स्कोर काफी बड़ा लगा दिया। लेकिन लास्ट 4 मैचेस से एक बार भी बैटिंग करते हुए जब बैटिंग आई है नेपाल की ओडीआई में, चारों में वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाए और चारों मैच वो हारे भी हैं। तो ये एक कंसर्न जरूर है। तो यानी डेफिनेटली है कि टॉस फैक्टर नेपाल के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय अगर मैं बात करूं यूएई के लिए, क्योंकि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले चेस के लिए कम से कम ये वाला बॉक्स तो नहीं रहेगा कि अरे यार बैटिंग करते हुए जो है हम काफी डगमगाए हैं पिछले 4-5 मैचों में। कम से कम चलिए 10-15% का ये वाला बॉक्स जो है कम से कम टिक हो जाएगा। तो ये एक कंसर्न जरूर है कि बैटिंग पहले करते हुए नेपाल की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब रही है। अगर आप रिसेंट 4-5 मैच से उठा के देखेंगे पहले बैटिंग करते हुए। ये बात हो गई टॉस वगैरह का। यूएई के लिए दोनों ही में स्ट्रगल हो रहा है, बैटिंग करे बॉलिंग करे। आगे जरूर उनके बारे में बात करेंगे। अब यार यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रखेंगे इस मैच प्रीव्यू में, और वो हो जाता है प्लेइंग 11 भी आगे आपको जरूर बताएंगे क्या कुछ रह सकती है संदीप और अयान वगैरह को लेकर। तो सबसे पहले अयान यहाँ अगर बात करें
यूएई के अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो यूएई के कौन से वो दो प्लेयर्स हैं जो जिनका ये नेपाल के खिलाफ अब तक सबसे बेहतर एवरेज रहा है, अगर हम बैटिंग यूनिट की बात करें? नहीं जरूर, देखिए दो प्लेयर की बात करें तो इतना बेहतर एवरेज भी नहीं है, लेकिन जो भी है यही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें रोहन मुस्तफा की, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं नेपाल के खिलाफ, 182 रन उन्होंने बनाए, 30 का उनका एवरेज है। चलिए अच्छा है, 30 का एवरेज है, और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे प्लेयर का और ज्यादा एवरेज होना चाहिए था। और उसके बाद सीधा रिजवान का है, 7 मैच में सिर्फ 133 रन और 19 का बैटिंग एवरेज। ये बहुत पुअर है, जी हाँ, और यही है सबसे हाईएस्ट, 30 के बाद सीधा 19, जो कि बहुत ही खराब एवरेज है अगर हम कहेंगे एक बैट्समैन का किसी भी टीम के खिलाफ। बिल्कुल, तो यहाँ पर एवरेज आप देख सकते हैं, इसलिए हमने दो ही पिक किए हैं क्योंकि दो ही में कहानी बता जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब 30 का एवरेज है, चलिए बेहतर मान सकते हैं कि रोहन मुस्तफा हर बार जो है नेपाल के खिलाफ, नेपाल के बॉलर्स के खिलाफ जो है वो खड़े रहे हैं और रन्स भी उन्होंने किए हैं, इसलिए 30 का उनका एवरेज है, जो कि आप फिर भी बेहतर कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसे कम से कम 35 से 40 होना चाहिए था उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से, एक्सपीरियंस उनके पास है, यार आपने जरूर सही कहा। लेकिन रिजवान की आप बात करें, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो सीधा धड़ाम से आकर गिरता है 19 पे, तो ये कंसर्न जरूर है कि जो यूएई के बैट्समैन है वो नेपाल के बॉल्स के सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं अभी तक। अगर ओडीआईज में अगर हम उनके हेड टू हेड की बात करें जो आपके सामने हमने रखा है, रोहन मुस्तफा है जो डट के सामना करने में अब तक कामयाब रहे हैं। अब यहाँ नेपाल की तरफ से अगर चले, हम फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलेंगे। नेपाल की तरफ से सबसे बेहतरीन एवरेज यूएई के खिलाफ कौन से बैट्समैन का है, अगर टॉप 2 बैट्समैन की बात करें? बिल्कुल, ज्ञानेंद्र मल्ला यहाँ पर है यूएई के खिलाफ, 9 मैचेस में 227 रन, 25 का एवरेज है। एवरेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए, 227 रन। वहीं रोहित पटेल जिन्होंने 8 मैच में 154 रन किए हैं 19 के एवरेज से, तो यहाँ एवरेज में जरूर यहाँ पर उठाने की जरूरत है, थोड़ा बैटिंग को अपने आप में बढ़ाने की जरूरत है। दोनों ही टीमों के बैट्समैन इतने अप टू द मार्क नहीं है एक दूसरी टीमों के खिलाफ अगर आप देखेंगे, और बॉलिंग पे हम जरूर आएंगे, लेकिन बैटिंग में इतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिलता है जब हम बैटिंग की बात करते हैं। बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल यही वर्ड कहने वाला था जो आपने पहले कह दिया कि देख के क्लियर महसूस हो रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम्स यूएई वर्सेस नेपाल के मैचेस में रेयर ही होते हैं, क्योंकि अगर हाई स्कोरिंग गेम्स होते तो यहाँ पर आपको बेहतर एवरेज बैट्समैन का दिखता। जी वो मैच भी देखिए आप, 166 बिल्कुल कैसा मैच था। और अभी जो बैटल सीरीज हुई है यूएई नेपाल, वो भी 200 के आसपास से सारा मामला रहा था। बहुत पुअर बैटिंग है, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ देखेंगे दोनों ही टीमों की, कोई अपर हैंड नहीं है किसी का भी, दोनों सेम एज बैटिंग करते हैं, वो भी धीरे धीरे, ये भी थी। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर रोहन मुस्तफा 30 का एवरेज है, ज्ञानेंद्र मल्ला हाईएस्ट 25 का एवरेज है, रिजवान 19 का एवरेज, रोहित पटेल 19 का एवरेज। तो बैटिंग में क्लियर पता चल रहा है कि अब तक जो है यूएई वर्सेस नेपाल के मैचेस में लो स्कोरिंग गेम में ज्यादा देखने को मिले हैं थ्रू द बैट। बॉलिंग में कंपटीशन काफी रहा है, लेकिन बैटिंग में लगभग दोनों टीमों का हाल जो है वो एक बराबर का ही रहा है। बॉलिंग में 19-20 की वजह से रिजल्ट्स जो है वो अलग रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो बात हो गई बैटिंग की। अब यार बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरह अगर हम चले तो बॉलिंग कंपैरिजंस में सबसे पहले जरूर जानना चाहूंगा कि यूएई के वो कौन से दो बॉलर्स हैं जिन्होंने नेपाल के बैट्समैन को अच्छा खासा परेशान किया हुआ है ओडीआईज में, खास करके विकेट्स और इकोनॉमी की टैली अगर हम देखें उनकी टॉप 2 प्लेयर्स। जरूर देखिए, जुनैद सिद्दीकी एक नाम है यूएई की तरफ से, जिन्होंने 3 मैचेस में 7 विकेटें निकाली हैं अब तक। नेपाल के खिलाफ 3 मैचेस वो खेल चुके हैं, और जो सीरीज खेली थी उन्होंने लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यूएई के नेपाल में जाकर, वहां पर उन्होंने 7 विकेटें निकाली, 3.5 का उनके इकोनॉमी से उन्होंने विकेट लिए थे। अच्छी इकोनॉमी है, 10 ओवर के स्पेल डाले हैं, इकोनॉमी काफी बेहतर है, रन कंसीड नहीं कर रहे, ये बेहतर है। वहीं पर दूसरे जो हो जाते हैं वो है अयान खान। जी हाँ, काफी ज्यादा पॉपुलर नेम है इस वक्त अगर हम बात करें यूएई के लिए। 3 मैच में 5 विकेटें इन्होंने निकाली है और 2.46 की इनकी इकोनॉमी है। क्या शानदार इकोनॉमी है वाकई, अंडर 3 की इनकी इकोनॉमी है। बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं ये सामने वाली टीम पर, जिसमें कि 1 ओवर 1 मैच में था। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कि इनके खिलाफ टॉप विकेट टेकर्स कौन से रहे हैं अभी तक नेपाल के खिलाफ यूएई के बॉल्स की बात करें अगर हम ओडीआईज में। ये सिर्फ ये रोल था, अयान खेलेंगे नहीं खेलेंगे, प्लेइंग होंगे नहीं होंगे, ये हम आपको एट द एंड बताने की पूरी कोशिश करेंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन ये जो स्टैट्स है वो ये कहते हैं। अब यार नेपाल की तरफ अगर हम चलें तो नेपाल के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द जो यूएई के लिए बने हैं नेपाल के वो कौन से बॉलर्स रहे, अगर हम टॉप 2 की बात करें जिनका सबसे बेहतरीन विकेट टैली है यूएई के बैट्समैन के खिलाफ? नहीं जरूर, सोमपाल कामी यहाँ पर है और लीड कर रहे हैं नेपाल के बॉलर्स की। अगर हम बात करें यूएई के खिलाफ 9 मैचेस में सोमपाल ने 20 विकेटें निकाली हैं यूएई के खिलाफ। जी हाँ, और 5 की इकोनॉमी है उनकी। इकोनॉमी थोड़ी कम होती तो बेहतर होता, लेकिन चलिए अंडर 5 की है तो भी ठीक कह सकते हैं आप। वहीं पर
दूसरे प्लेयर संदीप लामिछाने, जी हाँ, यहाँ पर हर लिस्ट में होते हैं संदीप। उनका जलवा बरकरार है। 6 मैचेस में 15 विकेटें इन्होंने निकाली हैं। 3.7 की इकोनॉमी है, वाकई शानदार इकोनॉमी है। इतने विकेटें निकालने के बावजूद आप अंडर 4 के अंदर है, वाकई शानदार बॉलिंग। बिल्कुल, तो क्लियर है बॉलिंग में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बॉलिंग में जो अपर हैंड है वो नेपाल को यहाँ पर जरूर जाता है, और संदीप और सोमपाल जो है वो बहुत बड़े एक्स फैक्टर यहाँ पर रहे हैं। टॉप 2 की हमने यहाँ पर बात की है, और उधर से जुनैद सिद्दीकी और अयान खान, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं अगर हम नेपाल के खिलाफ देखें ओडीआईज में। ये बात हो गई बैटिंग और बॉलिंग कंपैरिजन की। हमने आपको बताया कि बैटिंग पहले करते हुए एक क्या सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो नेपाल के साथ अभी तक रही है। रिसेंटली अगर हम बात करें यूएई के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दिक्कत रही है। एंड यहाँ पर प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले एक चीज यहाँ पर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी है, तो लास्ट 3 गेम्स वगैरह में स्कोर वगैरह का क्या हाल है? अगर हम देखें यूएई के लास्ट 3 गेम्स में स्कोर और नेपाल के लास्ट 3 गेम्स में स्कोर का। नहीं, जरूर अगर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेपाल ने जिस तरीके का स्कोर किया है, 200 मारे उन्होंने, 250 प्लस किए हैं कई बार अगर हम बात करें लास्ट के 3 मैचेस में। लेकिन पीएनजी के खिलाफ जी हाँ 204 का टारगेट चेस किया उन्होंने। उसके बाद आखिरी के 2 मैचेस में देखेंगे तो यहाँ पर फिर बड़े बड़े टारगेट चेस किए। ये बहुत अच्छी बात है कि बस एक दिक्कत भी है लेकिन एक अच्छी बात भी है। अच्छा क्या है कि चेस करते हुए आप अपने आप को और बेहतर कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ साथ में क्या है कि पहले बैटिंग करते हुए आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 3 गेम्स में तो नेपाल ने यहाँ पर 200 चेस किया, और उससे पहले तो हदी कर दी, लगातार 250 प्लस के स्कोर्स को चेस किया है। लेकिन वही एक दिक्कत है कि अगर टॉस हार कर पहले बैटिंग आ गई और यूएई ने बॉलिंग ले ली, तो फिर यहाँ देखना होगा कि बैटिंग पहले करते हुए, जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट 4 मैचेस में एक बार भी नेपाल जो है वो 200 नहीं पहुंच पाया। जब उनकी पहले बैटिंग आई है, वो पहुंचे थे आखिरी बार 200 जब यूएस के खिलाफ मैच था जो टाई हुआ था। तो ये एक अपने आप में कंसर्न एक जरूर हो जाता है। वहीं पर अगर यूएई के लिए देखें लास्ट 3 गेम्स में, तो अभी हम देखें नाइवे के खिलाफ मेरे ख्याल से 166, जी हाँ, रिजवान ने ऐतिहासिक टेस्ट इनिंग खेली थी, और एक में 91, जी हाँ, और एक में अगर आप देखें तो 91 चेस करने में स्ट्रगल करते। आप देखें पहले बैटिंग करते हुए 166 पहुंच पाई गाड़ी, दूसरे बैटिंग करते हुए 91। इसलिए हमने यूएई की पहले बैटिंग की बात नहीं की, क्योंकि वो दोनों में ही स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रिसेंटली देखें मैचेस भी काफी ज्यादा वो हार चुके हैं अगर हम ओडीआईज में देखें तो। लेकिन नेपाल के लिए एक कंसर्न जरूर है कि पहले बैटिंग करते हुए टीम के बैट्समैनों ने स्ट्रगल जरूर किया है। तो ये एक कंसर्न रहेगा। अगर टॉस यहाँ पर रोहित जीत जाते हैं तो कम से कम आप कह सकते हैं 15-20% का एक बॉक्स जो है वो कंफर्टेबली एक पॉजिटिवनेस जो है वो आ जाएगी। चलिए कम से कम बाद में हम इस चीज को ठीक करें, क्योंकि ये चीज नजरअंदाज होने वाली चीजों में से नहीं है। ऐसा नहीं कि टॉस जीत चलो यार बच तो गए, मैच तो जीत गए, ये आगे जाकर आपको हर्ट कर सकता है। इसीलिए इसमें काम जल्दी शुरू हो जाए तो बेहतर है। लेकिन फिलहाल के लिए जो क्राइटेरिया है कि आप ओडीआई स्टेटस बचाना है, तो उस लिहाज से अगर टॉस रोहित जीत जाते हैं तो 15-20% का जो बॉक्स ये ठीक हो जाएगा। आपको पहले बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जहां पर अभी तक के रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं कि काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो ये स्कोर्स का हाल है कि स्कोर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है यूएई भी, और नेपाल चेस करते हुए स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए नेपाल स्ट्रगल जरूर कर रहा है अगर रन्स की हम बात करें। अब हम सीधा प्लेइंग 11 की तरफ यहाँ चलते हैं। सबसे पहले संदीप को लेकर क्या अपडेट है वो जरूर बताइए। नहीं जरूर, देखिए संदीप जो है कैन के सोर्स से ये न्यूज़ है कि संदीप को आज रवाना कर दिया जाएगा यूएई के लिए। बिल्कुल, यहाँ संदीप आज जो है वो उड़ान भरेंगे त्रिभुवन एयरपोर्ट से और टीयू एयरपोर्ट से, और सीधा वो जाएंगे आपके यूएई के लिए। जी हाँ, और वहाँ पर आज अपने स्क्वाड में जो है वो जुड़ जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद जो है दूसरे मैच जो खेलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई। बिल्कुल, तो जैसे कि अगर वो आज निकल जाते हैं तो डेफिनेटली है कि वो कल का मैच जरूर खेल सकते हैं। तो अगर वो खेलते हैं तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, प्लेइंग 11 जो आपकी है वही रहने वाली है, और प्रतीश जीसी वहां से आउट होंगे और संदीप लामिछाने वहां पर इन होंगे। और बस यही रीजन की वजह से हमने जब पहला मैच एनालिसिस किया था तो हमने कहा था कि प्रतीश के बारे में अभी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म वैरायटी आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पर कितने वक्त तक टीम के साथ जुड़े रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर संदीप आते हैं तो डेफिनेटली प्रतीश बाहर जाएंगे और संदीप अंदर आएंगे। और हम ये चाहेंगे कि आप बैटिंग डेप्थ के साथ ज्यादा जाए, बजाय ज्यादा 2-3 ज्यादा एक्स्ट्रा बॉलर्स बढ़ाएंगे। प्रतीश हल्की फुल्की बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं अगर उनके साथ डेप्थ के साथ अगर आप जाना बेहतर समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी पहले चेस आएगी या बैटिंग आएगी, कि चेस में भी कितना स्कोर मिलेगा नहीं मिलेगा। और संदीप आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर संदीप आपके टीम में है और वो इफेक्टिव नहीं हो रहे तो 10 बॉलर भर के भी कोई फायदा नहीं है, और अगर संदीप टीम में है वो इफेक्टिव हो रहे तो 2 बॉलर भी काफी है। ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर,
और यहाँ तक यूएई की प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ यार, यहाँ सरदर्द जरूर है। प्लेइंग 11 में आप कुछ चेंज देख रहे हैं। और अयान खान को लेकर जो है उसी दिन अंडर 19 नेपाल के खिलाफ भी मैच है जो कि वर्ल्ड कप के लिए अब टीम चली जाएगी, जो भी वो मैच जीतेगी। मुझे लगता है कि अयान खान को इस मैच में यूएई खिलाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा जहां पर उन्हें वर्ल्ड कप खेलना है। और मुझे लगता है डेलीगेट को लगता है कि अयान को वही खेलना चाहिए। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पर कोई दोहराई नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं। अगर हम बात करें, आप खेले, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई दोहराई नहीं है। आप ओडीआई स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा। लेकिन उनके लिए वो बड़ा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, वो वहां से जीत कर सीधा वर्ल्ड कप में पहुंच जाएंगे। आप यहां से जीत कर वर्ल्ड कप नहीं पहुंचेंगे, तो प्लीज उनको वहीं खेलने दीजिए, उनको वहीं पर रहने दीजिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, और वहां पर वो कप्तान भी है मेरे ख्याल में। अगर हम बात करें, वहां पर जाके वो लीड करते हैं शायद, मेरे ख्याल में जब भी वो वहां जाते हैं अंडर 19 में, तो वहां पर जाना उनका काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जरूर कुछ अच्छा रिजल्ट। जो अभी प्लेइंग 11 खेली है उसमें आप कुछ चेंज देख रहे हैं क्या? नहीं, आप कल जो मैच के पीएनजी के खिलाफ खेली प्लेइंग 11, जरूर अगर आपको लाना है तो कुछ बॉलिंग में चेंज करिए, या बैटिंग में तो आपके यहाँ बचे ही नहीं है। बैटिंग में तो खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई बचा ही नहीं है, बाहर कोई बचा ही नहीं है। आप ऋषभ शराफू को खिला सकते हैं, अगर खिलाना चाहते हैं तो मौका देकर देखिए, अगर उन्हें देखना है। क्योंकि आपके जब मेन बैट्समैन ही रन नहीं करेंगे तो न्यू प्लेयर ज्यादा भरोसा कर न्यू प्लेयर पे आप गलत कर रहे हैं, इतना ज्यादा यकीन दिखा रहे हैं। न्यू प्लेयर के साथ साथ पुराने प्लेयर को भी, जो सीनियर है टीम के, उनको भी स्टेप अप करना होगा। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, नए प्लेयर कुछ करो कुछ करो कुछ करो। नए प्लेयरों में इतना अभी कहना होगा, इतना टैलेंट नजर नहीं आ रहा है अभी यूएई के नए प्लेयरों को देखकर कि वो इतनी बड़ी बड़ी इनिंग, इतने बड़े बड़े रन्स या विकेटें निकाल पाएंगे। वो टैलेंट इतना नजर नहीं आ रहा। 50 ओवर वनडे की अगर हम बात करें, ओडीआई की बात करें, यहाँ T20 की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ओडीआई की बात। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो स्किल अगर है भी तो वो जब सीनियर प्लेयर्स रहेंगे उनके साथ वो खेलेंगे, सीनियर प्लेयर्स उनको अपने साथ खिलाएंगे, स्टेप अप करेंगे, तब जाकर वो स्किल जो उनके अंदर से निकल कर आएगा। हम बात कर रहे हैं वापस से यहाँ 50 ओवर फॉर्मेट की, तो वो जैसे वृत्ति अरविंद है, नरिश होकर निकल कर आए, प्लेयरों के साथ वो खेले, तब जाकर आज देखिए एक बेहतरीन परफॉर्मर ऑफ टीम के लिए निकले। ऐसे ही जो और यंग प्लेयर हैं उनको अगर स्टेप करना है तो सीनियर प्लेयर्स को साथ में उनको खिलाना होगा, जो कि वो खुद ही नहीं चल रहे हैं आजकल। क्योंकि प्लेइंग में बैटिंग में क्या चेंज करेंगे, रोहन मुस्तफा है, रिजवान है, मोहम्मद वसीम है, वृत्ति अरविंद है, अगर ये लोग ही आपके लिए रन नहीं कर रहे हैं, ये 5 प्लेयर्स हैं, तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे के लोअर ऑर्डर आके आपको 400 रन बोर्ड पर लगा दें? ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो फिलहाल यही हाल है, प्लेइंग 11 में यही कुछ रहने वाला है। एक अगर अयान ही आते हैं, कि अयान को उम्मीद लगता है कि वो अंडर 19 में ही खेलेंगे, वो अयान बाकी 2 मैचेस के लिए अयान आपकी अवेलेबिलिटी हाजिर होगी, इसीलिए उनको स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। उम्मीद तो है कि वो अंडर 19 का ही मैच खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें थी मैच प्रीव्यू में। एंड अभी क्या मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो मैच प्रेडिक्शन में आपसे अगर आपसे पूछो क्या लगता है कि क्या हाल होने वाला है यूएई वर्सेस नेपाल मैच विन प्रेडिक्शन अगर आपको देना हो तो कितना % इनको देना चाहेंगे? सब कुछ आपके सामने ही है, कंडीशंस वगैरह देखकर। नहीं, जरूर 65-35 आप कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, मोराल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनका, और यूएई जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, ना वो चेस करते हुए अच्छा कर पा रहे हैं, ना डिफेंड करते हुए अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और टीम में काफी कुछ फ्लॉज हैं जो उन्हें ठीक करना होगा। अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि लीड फ्रॉम द फ्रंट जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही तो नहीं बना है। बस एक कप्तान अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा तो वो कैसे बाकी प्लेयर को मोटिवेट करेगा कि हमें इतने मैच जीतने हैं, चलिए हम सब मिलके करते हैं? नहीं, देखिए, सॉरी पर रिजवान वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, नजर ही नहीं आती। उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दें। आप बैटिंग में खिला रहे हैं, पता नहीं अचानक हुआ क्या, हम तो वैसे यूएई का समझ भी नहीं पाए। सो के उठे तो पता चला कि अच्छा कप्तान अहमद रजा आउट और रिजवान ऐसा ही था कि सो के उठे तो अगले दिन पता चल रहा है कि अहमद रजा खत्म हो गए और बाहर निकाल दिया गया उन्हें टीम से, और अब वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि 15 साल पहले वो क्रिकेट खेलते थे यूएई के लिए। तो सॉरी पर रिजवान के अंदर ऐसी क्वालिटी किसने देख ली पता नहीं। ये डेली क्रिकेट आज भी कह रहा है, 10 साल बाद भी यही कहेगा, तब अगर रिजवान कप्तान होंगे। हमें रिजवान से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, शायद यूएई बोर्ड को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एज अ प्लेयर आपको पहले खुद को प्रूव करना होगा, उसके बाद आप गद्दी पे जाते हैं। आप एज अ प्लेयर कुछ नहीं कर पाए और आपको कप्तान
कप्तान बना दिया गया, तो मुझे समझ में आता है कि आपको क्राइटेरिया क्या रखा गया था कैप्टन बनाने का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी अहमद रजा की कप्तानी में टीम पहुंची थी, जिसका आपने अच्छे से फायदा वहां पर उठाया वर्ल्ड कप खेलकर। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखना होगा तो 65-35 लगता है फॉर्म को देखते हुए, रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी यूएई को देखना होगा, अगर यूएई को अपना विन प्रेडिक्शन हाई करना होगा, बढ़ाना होगा, तो डेफिनेटली उनके इन 3 प्लेयरों को फायर करना होगा। सिर्फ थोड़ा बहुत चलने से काम नहीं चलेगा, फायर करना होगा। वो है मोहम्मद वसीम और रोहन मुस्तफा, और अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करूं यान, तो जहूर खान या जुनैद सिद्दीकी, ये तीनों को और अच्छे से स्टॉप करना होगा। थोड़ा से काम नहीं चाहिए, क्योंकि T20 नहीं है, थोड़े से काम चल जाए, 50 ओवर है, आपको ये लंबा काम करना होगा। फिलहाल इस मैच में इतना है, अपनी राय रखिए, विन प्रेडिक्शन रखिए, आपकी प्लेइंग क्या है, डिस्कशन जरूर करते रहिए। बने रहिए के चैनल के साथ, सारे क्रिकेट एनालिसिस और अपडेट्स आपके सामने हम हाजिर करते रहेंगे। कम्युनिटी टैब में जाकर वोट जरूर करिए। एशियन प्लेयर ऑफ द मंथ का जो वोट है वो ऑलरेडी चालू है, जबरदस्त चल रहा है, इस वक्त 2 प्लेयरों के बीच में, जाकर जरूर वोट करिए। और फिर शाम को 7 बजे आपके सामने हम रिजल्ट लेकर आएंगे, एज अ वोट भी और एज अ डेली क्रिकेट हमारी पर्सनल जो फेवरेट है वो भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।